जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया और बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, हम एसएससी एमटीएस में आज जीके का प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 2 तक कर लिया है। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं उनसे विनती है कि आप चैनल के अंदर जाइए और एसएससी एमटीएस में जीके का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 2 जरूर देखिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न करवाए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम से संबंधित प्रश्न है। आपको प्रश्न देख के पता चल जाएगा कि हाँ, एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों, जब तक एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक इस चैनल पर डेली जीके के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। और आपको पता है कि एसएससी एमटीएस में अंग्रेजी और जीके पे ही मेरिट बनती है। यानी आपको मैथ आता है या रीजनिंग आता है, इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। बस आप अगर एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको जीके जीएस और अंग्रेजी पे अपनी पकड़ मजबूत कर लीजिए, क्योंकि साथियों आपकी बाय मेरिट इन्हीं पे बनेगी। तो एसएससी एमटीएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने यूट्यूब पे इसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के प्रश्न को और बढ़ते हैं। और जितने भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। मैं ये नहीं कहता कि जितने भी प्रश्न कराऊंगा या एग्ज़ाम में आएंगे, बट हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इसी के अकॉर्डिंग प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए आप क्लास को पूरा देखिएगा। साथियों, स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिख रहा है। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, एमटीएस एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो साथियों, ऑप्शन है सरदार पटेल, ऑप्शन बी महालनोबिस, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन नंबर डी वी के आर.वी. राव। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन, साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न जितने हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न लेके आए हैं साथियों, या एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, प्रश्न को आप बहुत ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय का, साथियों राष्ट्रीय आय का आकलन, तो राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो साथियों, दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, सबसे पहले किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी जी ने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 2 दिख रहा होगा। प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एमटीएस के एग्जाम में साथियों प्रश्न इसी प्रकार से घुमा के पूछता है। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दे देगा और साथियों देखने में आपको सभी ऑप्शन सही लगे रहेंगे, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी एक ऑप्शन पे टिक करके चले जाते हैं। बट इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, किसी देश का आर्थिक विकास, यानी किसी देश का अगर आर्थिक विकास निर्भर किस पे करता है, तो उसके प्राकृतिक संसाधन पे, उसके बाजार के आकार पर और पूंजी के निर्माण पे किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। तो साथियों, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार और पूंजी का निर्माण। इन तीनों पे साथियों किसी भी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 दिख रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है साथियों। प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ है। साथियों, बात है किसकी, तो WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों, WTO का मुख्यालय कहाँ, तो जिनेवा में है। साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही साथियों, जिनेवा में साथियों WHO का भी मुख्यालय है। साथियों, WHO और WTO इन दोनों का मुख्यालय साथियों जिनेवा में है। और WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन, और WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इन दोनों का मुख्यालय साथियों कहाँ पे हो जाता है, तो इन दोनों का मुख्यालय साथियों जिनेवा में हो जाता है। तो प्रश्न था कि WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। साथियों, SSC MTS के एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न देखने में आसान लगते हैं, बट कई बार क्या होता है साथियों, परीक्षा हाल में बैठते ही हम प्रश्न को भूल जाते हैं। तो साथियों, भूलने का कारण हमारा यह होता है कि हम जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो अपने सर पे खूब ज़्यादा टेंशन और प्रेशर ले लेते हैं। तो साथियों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो एकदम से फ्री माइंड होकर हमें बैठना चाहिए। इससे क्या होता है साथियों,
हमें एकदम फ्री माइंड होकर जब बैठेंगे तो हमें सभी प्रश्न बढ़िया से और अच्छे तरीके से उसको हल कर पाएंगे। यदि आप एग्ज़ाम में प्रेशर और ज़्यादा सोच के साथ एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको आते हुए भी प्रश्न भूल जाएंगे, चाहे वह प्रश्न कितने भी आसान क्यों ना हो। तो साथियों, और साथ एक चीज़ और भी है कि अगर आप किसी भी परीक्षा को बीट करना चाहते हैं तो साथियों आपको रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, आपको अपने नोट्स का बार बार रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई के साथ साथ साथियों, यदि आप थ्योरी अपना कंप्लीट कर रहे हैं तो आप एक दिन थ्योरी पढ़िए और 2 दिन उसका आप रिवीजन भी करते रहिए। तो साथियों, क्या है कि अगर आप किसी भी परीक्षा को निकालेंगे तो उसकी सबसे बड़ी ताकत है रिवीजन। किसी भी स्टूडेंट से पूछिए जिसने एग्ज़ाम निकाला है, वह यही कहेंगे कि अगर आप बार बार नोट्स का रिवीजन करेंगे तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। तो साथियों, मैं यही कहता हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा प्रेशर और टेंशन के साथ नहीं बैठना चाहिए और अपने नोट्स का बार बार रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। रिवीजन से साथियों हमें प्रश्न याद रहते हैं, और अगर हम अपना थ्योरी क्लास लेके छोड़ देंगे तो जो हमें क्वेश्चन या उसका उत्तर याद रहता है तो वह हमें भूल जाता है। तो इसीलिए अगर आप पर डे रिवीजन करेंगे तो आपको प्रश्न नहीं भूलेंगे। तो प्रश्न था साथियों, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा में। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों। देखिए, जो मुद्रा आपूर्ति होती है यह किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? अब देखिए साथियों, 4 ऑप्शन है, बट इसका तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। लेकिन ऑप्शन इसके चारों देखने में एक समान लग रहे हैं और बच्चे क्या करते हैं, इन चारों में से किसी एक पे टिक करके चले आते हैं। तो अत्यधिक बच्चे साथियों कहाँ पे मार के आएंगे? तो वित्त आयोग पे लगा के आएंगे। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो साथियों, किसके द्वारा नियंत्रित की जाएगी? तो यह की जाएगी भारतीय रिजर्व बैंक। आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए, मुद्रा यानी मुद्रा, जब पैसा घटता है तो हम कहाँ पे जाते हैं? यदि आपके अकाउंट में पैसा है तो साथियों बैंक में जाते हैं। तो कहाँ पे जाएंगे साथियों? बैंक में जाएंगे। तो मुद्रा आपूर्ति यानी जब पैसा घटता है तो हम बैंक से पैसा लेने जाते हैं। तो इसी प्रकार साथियों भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। तो मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है साथियों जोग। साथियों, जोग जो है यह भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। साथ ही साथियों, जोग का एक और नाम है, इसको गरसोप्पा भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? तो इसको हम गरसोप्पा भी कहते हैं। तो एग्जाम में अगर आपको गरसोप्पा लिख के आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा साथियों, यह जोग का ही नाम है। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साथियों जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। देखिए, प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश, बात किसकी है साथियों? प्रदेश की। तो जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो देखिए, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश है पश्चिम बंगाल। साथियों, पश्चिम बंगाल जो है यह जूट उत्पादन में नंबर 1 पे है। तो जूट उत्पादन में प्रचुर प्रदेश है पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। आपके जितने भी यार दोस्त SSC MTS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनके पास यह वीडियो साथियों ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न निम्नलिखित में कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। यह साथियों एयरफोर्स के एग्ज़ाम में पूछा गया था। साथियों, एयरफोर्स के एग्ज़ाम में 2019 में एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप वाई में। यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हैं, यानी किन दो देशों के मध्य पाल्क जल डमरू मध्य पाया जाता है। एग्जाम में साथियों कई बार पाल्क स्टेट की जगह पाल्क जल डमरू मध्य लिख के दे देता है। और साथियों क्या होता है, बच्चे पाल्क को समझ लेते हैं कि ये भारत और श्रीलंका के बीच में नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो बच्चे क्या करते हैं, तो भारत और पाकिस्तान वाले पे टिक लगा के आते हैं। बट साथियों ऐसा नहीं है। पाल्क स्टेट यानी पाल्क जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो किन दो देशों के बीच में है साथियों, तो या भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। यह एयरफोर्स के ग्रुप वाई एग्जाम में 2019 में पूछा गया था। जब साथियों एयरफोर्स में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो एसएससी एमटीएस में भी जरूर पूछ सकता है। तो प्रश्न है, कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हैं? तो साथियों भारत और श्रीलंका पाल्क स्टेट से जुड़े हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए साथियों प्रश्न क्या है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? देखिए साथियों प्रश्न कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश को। साथियों किसे कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है साथियों। ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? साथियों प्रश्न है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? तो साथियों यह फेंका गया था हिरोशिमा में। कहाँ पे साथियों? तो जापान के हिरोशिमा में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? तो हिरोशिमा में फेंका गया। और कौन सा देश था साथियों? तो यह देश था जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साथियों, हिरोशिमा में पहली बार परमाणु बम फेंका गया। साथियों कौन सा बम? तो साथियों परमाणु बम। बात यहाँ पे साथियों परमाणु बम की हो रही है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 10 है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इससे संबंधित में एक अलग से वीडियो बना दूंगा साथियों। मंडल से संबंधित प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो इससे संबंधित मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें आपको साथियों मंडल के बारे में बहुत ही बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि आयन मंडल, बहिर्मंडल और समताप मंडल, इनके बारे में एकदम बढ़िया से इसकी एक अलग से वीडियो आएगी, आप वह जरूर देखिएगा। बहुत ही जल्द वह वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा आपके एग्ज़ाम से पहले ही। तो देखिए प्रश्न है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो साथियों जो ओजोन परत होती है यह कहाँ पे पाई जाती है? तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो साथियों समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और साथियों जो वायुयान होते हैं, फाइटर जेट होते हैं, ये सब कहाँ पे उड़ते हैं? तो ये सब साथियों कहाँ पे उड़ते हैं? तो समताप मंडल में ही उड़ते हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वायुयान हो गए और जो फाइटर जेट हो गए, ये सब साथियों कहाँ पे? तो ये सब समताप मंडल में उड़ते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो होती है साथियों यह समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? कई बार एग्जाम में यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो प्रश्न है साथियों महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो साथियों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। कौन थे? तो साथियों गोपाल कृष्ण गोखले थे जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साथियों डेली मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, चुने हुए प्रश्नों को लेके आता हूँ जो एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न होते हैं। एग्जाम में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्नों को मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट में करवाता हूँ। तो साथियों आपका भी दायित्व हो जाता है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो का लिंक जितना हो सके दबा के अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है डेसीबल शब्द किससे संबंधित है? ये साथियों एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि डेसीबल शब्द किससे संबंधित है? तो साथियों डेसीबल जो होता है यह ध्वनि से संबंधित है। किससे है? तो साथियों यह ध्वनि से संबंधित शब्द है। तो डेसीबल साथियों ध्वनि से संबंधित शब्द है। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न की अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? साथियों प्रश्न की अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है ए वैशाली, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर सी है श्रावस्ती, और ऑप्शन नंबर डी है चंपा। तो देखिए साथियों अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो साथियों अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है साथियों शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों। जो शांत घाटी है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों।
आज के जितने भी प्रश्न थे काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो प्रश्न है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। साथियों यह स्थित है केरल में। साथियों शांत घाटी केरल में स्थित है। साइलेंट वैली साथियों केरल में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 15 और आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है सुनामी का मुख्य कारण क्या है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए एग्जाम में प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। बोला है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है। देखने में तो चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, चक्रवात, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण और समुद्री सतह पर भूकंप। लेकिन साथियों इसका जो सटीक उत्तर बैठेगा वह कौन सा होगा। प्रश्न है सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए साथियों जो सुनामी होता है इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो इसका सही उत्तर बैठ जाएगा साथियों जो समुद्री सतह यानी समुद्र के नीचे निचली वाले एकदम भाग पे जब भूकंप आता है साथियों तो इससे सुनामी आने का संभावना होता है। तो साथियों सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो सुनामी का मुख्य कारण है समुद्री सतह पर भूकंप। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एग्जैक्ट उत्तर हो जाएगा कि समुद्री सतह पर भूकंप सुनामी का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न था। बस साथियों प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो चलिए साथियों मिलते हैं कल वाली वीडियो में। और हाँ अगर वीडियो में हमसे कहीं पे कोई गलती हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। और क्लास कैसी थी साथियों क्लास के बारे में भी बताना। माना कि आज प्रश्न बहुत कम थे, कल वाली वीडियो में साथियों प्रश्न ज़्यादा लेके आएंगे। तो कल वाली क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज साथियों ज़्यादा प्रश्न नहीं ले पाया, आज केवल सिर्फ 15 ही प्रश्न थे। कल वाली क्लास साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी और कल वाली क्लास को आप देखना ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं साथियों हम कल वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।